हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? प्रैक्टिस चल रही है। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर है और एनिमल फिजियोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आता है एनिमल फिजियोलॉजी में, चूज द करेक्टली मैच पेयर। इसमें से करेक्टली मैच पेयर को चूज करना है बिकॉज ये चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है। और इसमें आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही मैच किया हुआ है। आप देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब इनहेल। तो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या इनहेल करते हैं? इंस्पिरेशन क्या है? इनटेक ऑफ O2। इंस्पिरेशन क्या है? इनटेक ऑफ O2। बात सही है ना? हम लोग ऑक्सीजन ही इंस्पायर करते हैं। देन एक्सपिरेशन मतलब रिलीज ऑफ CO2। CO2 रिलीज करते हैं, ये बात भी सही है। तो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन इनहेल और CO2 एक्सहेल करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चे? हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बोथ A एंड B। इंस्पिरेशन मतलब इनटेक ऑफ O2, एक्सपिरेशन मीन्स रिलीज ऑफ CO2। काफी आसान था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 टेक्स प्लेस थ्रू। O2 का ट्रांसपोर्टेशन किससे हो रहा है या कैसे हो रहा है? तो O2 का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? बच्चे यहाँ पे लिखो, दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं आपको, है ना? कौन कौन से ऑप्शन सही दिख रहे हैं आप बताएंगे? आरबीसी से 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है एंड प्लाज्मा से 3% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑप्शन दो सही है, तो सबसे ज्यादा जिससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है हम लोग उसको टिक करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 टेक्स प्लेस थ्रू RBC। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो हमेशा गो विद द मेजॉरिटी वन। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन। पहले तो बात करते हैं बच्चे कार्बोनिक अनहाइड्रेज का मतलब क्या है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो है ये एक्चुअली एक तरह का एंजाइम है। जब हमारे ब्लड में ब्लड के सेल्स बेसिकली आरबीसी के अंदर कौन आता है? आता है CO2। CO2 हमेशा यहाँ पर आरबीसी के अंदर जैसे आता है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है और बन जाता है H2CO3। और ये जो है बाइकार्बोनिक एसिड, ये कन्वर्ट होने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज चाहिए और फिर ये टूटता है इनटू H प्लस HCO3 माइनस। इसके लिए भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज चाहिए और ये रिएक्शन कैसा है बच्चे? रिवर्सिबल है, मतलब ये वापस से ऐसे कन्वर्ट होकर वापस से CO2 और वाटर बनाएगा। तो इसका मतलब है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट है आरबीसी में। पक्की बात है ना? लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये बाहर भी प्रेजेंट होता है बिकॉज ये HCO3 जैसे ही बाहर निकलता है प्लाज्मा में, HCO3 बाहर जैसे निकला प्लाज्मा में, इट गेट कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस CO2। ये कन्वर्ट होगा ही होगा। तो बाहर कौन कन्वर्जन कर रहा है? बाहर भी कन्वर्जन कर रहा है कौन? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्लाज्मा में भी होता है और आरबीसी में भी होता है। ज्यादा एक्टिव कहाँ है? आरबीसी में। लेकिन ऑप्शन में हम देखें क्या दिया? आरबीसीज, प्लाज्मा, लिम्फ और बोथ A एंड B। तो A और B दोनों है, इसका मतलब हम लोग A एंड B को करेंगे। अगर इसमें ऑप्शन में ये A और B नहीं होता और उसमें सेम वैसे आती तो मेजॉरिटी जहां एक्टिव है वहीं पर काम होगा। एक्टिव कहाँ था? आरबीसी में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? बोथ A एंड B बिकॉज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन आरबीसी एज वेल एज कहाँ? प्लाज्मा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। Which of the following is the primary site of exchange of gases? इनमें से कौन सा प्राइमरी साइट है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? गैसेस एक्सचेंज करता है। प्राइमरी साइट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन है बच्चे? बताएंगे आप लोग। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइट है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द इंपॉर्टेंट
important site ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सब क्या है? ये सब एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई ही क्या करते हैं, इसी के ऊपर पाई जाती है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था। ब्लड कैपिलरीज जो हमारे पास ये पाई जा रही है, ब्लड कैपिलरीज में क्या करता है, लंग्स से ब्लड में गैसेस का एक्सचेंज कराता है। अगर ये नहीं कराएगा क्या बॉडी या ब्लड में गैसेस जाएंगे? क्या ब्लड एक्सचेंज कर पाएगा? फिर नहीं। तो सबसे मेन कौन है? सबसे मेन हमारे पास आता है एल्वियोलाई। सो द एल्वियोलाई आर द मेन साइट फॉर क्या? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लाइज इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस के सामने क्या होता है? एसोफेगस यू नो, ये है ट्रैकिया, लैरिंग्स, लैरिंग्स से क्या गया है? ट्रैकिया, और ट्रैकिया के पीछे क्या होता है? जल्दी बताएंगे। अगर मैं आपको साइड व्यू दिखाऊं, अगर हम लोग साइड व्यू देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर ह्यूमन का साइड व्यू देखने वाले हैं तो इसमें हमें क्या दिखाई देगा? इसमें हमें दिखाई देता है कि जो नेजल चैम्बर है, ये नेजल चैम्बर यहां से ओपन होकर आ रहा है। दिस इज अ नेजल चैम्बर, नोस्ट्रल से ओपन होकर ये जा रहा है, ठीक है। और यहीं से हमारा माउथ का भी ओपनिंग हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये माउथ का भी और ये दोनों आपस में कनेक्ट है। दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स, मतलब माउथ और नोज दोनों के दोनों क्या है? कनेक्टेड है। तो ये नेजोफेरिंग्स एरिया बनता है। और इसके बाद यहीं पर क्या होता है? यहाँ से फूड पाइप बन के जा रहा है और यहाँ पर है बच्चे विंड पाइप, फूड पाइप, और यहाँ पर है इसके विंड पाइप। और दिस इज लैरिंग्स, लैरिंग्स है ये। इसके ऊपर क्या है? तो हम लोग जानते हैं इसके ऊपर एपिग्लॉटिस है और ये ट्रैकिया बन रहा है। इसको मैं कलर कर देती हूँ ब्लू ताकि आपको समझ में आए। ये है ट्रैकिया। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन समझेंगे, डैश लाइज इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस के जस्ट सामने क्या है? कौन सी पाइप है? ट्रैकिया है। यस, ट्रैकिया है। ग्लॉटिस भी दिख रहा है, ये एपिग्लॉटिस भी दिख रहा है, बट ये जो है ऊपर के एरिया में, ये यहाँ पर हमारा एसोफेगस है। अगर मैं इसको लेबल करती हूं तो दिस इज एसोफेगस और ये है हमारे पास ट्रैकिया। तो ट्रैकिया और इसोफेगस जो है बच्चे, ये दोनों के दोनों क्या है? आमने सामने। इसोफेगस, उसके आमने सामने क्या? ट्रैकिया। तो यहाँ पर फूड पाइप और विंड पाइप जो है उसके आमने सामने लाई करती है। तो ऑप्शन विल बी ट्रैकिया। द ऑप्शन करेक्ट विल बी ट्रैकिया। ट्रैकिया लाइज इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस के जस्ट सामने क्या पाया जाता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या कहते हैं हम लोग? विंड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्लूरा इज द लेयर कवरिंग। प्लूरा क्या होता है? व्हाट इज प्लूरा? तो हम लोग यहाँ पे पढ़े क्या? हम लोगों ने पढ़ा कि दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस एंड देन ब्रोंकस जो है वो ब्रोंक्यूल्स वगैरह में डिवाइड करता है एंड फाइनली फॉर्म लंग्स। यस। अब ये जो लंग्स है इसके ऊपर एक बहुत ही पतली सी कवरिंग आती है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, दैट इज प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल मेम्ब्रेन है और इसी को हम क्या कह रहे हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो है ये हम लोग क्या देखने वाले हैं? यहाँ पर हमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्लूरा किसका लेयर है कवरिंग का? तो प्लूरा इज द लेयर ऑफ कवरिंग फॉर क्या? लंग्स। किसके लिए कवरिंग है ये? लंग्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर लंग्स या ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी आसान सवाल है। अगर आप प्रॉपर देख के समझ सकते हो, स्ट्रक्चर पढ़ा है, प्रॉपर छोटा छोटा पॉइंट्स पढ़ा है तो बन जाएगा। Next we come vital capacity VC of lungs. What is vital capacity? Vital capacity का मतलब क्या होता है समझेंगे। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है फोर्सफुल एक्सपीरेशन, बहुत जोर से एक्सपायर करना, फोर्सफुली एक्सपीरेशन करना आफ्टर
इनटेक ऑफ मैक्सिमम इंस्पिरेशन, मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना, उसको कहते हैं हम लोग वीसी। सो वीसी क्या होगा, वीसी में फोर्सफुल है वो भी आ रहा है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन एज वेल एज द टाइडल वॉल्यूम। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन विल बी टाइडल वॉल्यूम। द करेक्ट आंसर विल बी टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। ER का मतलब क्या होता है बच्चे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, T मतलब टाइडल वॉल्यूम और IRV का मतलब होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये ERV IRV है क्या, तो यहाँ पर TV जो है ये 500 ml होता है जो हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ठीक है। ERV कितना होता है, ये अराउंड 1000 to 1100 ml होता है, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल सांस लिया और फिर फोर्सफुली छोड़ा तो वो होता है ERV। और IRV क्या है, IRV फोर्सफुल इंस्पिरेशन है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन करके फोर्सफुल इंस्पिरेशन क्या होता है, IRV, ये होता है अराउंड 2500 to 3000 ml, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी को मिलाकर क्या बनता है, इक्वल्स टू VC, दिस इक्वल्स टू VC, ओके। सो यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी विल बी TV प्लस ERV प्लस IRV, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। Oxygen dissociation curve is shifted right by an increase in, यहाँ पर बोल रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। चलो देख लेते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये देखेंगे, अगर हम लोग एक कर्व बनाते हैं या एक रिलेशनशिप निकालते हैं किसमें, PO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इधर हम लोग लिखेंगे सैचुरेशन, O2 सैचुरेशन, O2 saturation, O2 saturation with hemoglobin। हीमोग्लोबिन में O2 कितना सैचुरेट कर रहा है। अब इसमें अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। अगर आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हो तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बट एट क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर। और उसके बाद कैसे हो जाती है ये, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे लगा के ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो है ये कैसा कर्व बन रहा है, ये कर्व बन रहा है सिग्मॉइड कर्व। कैसा कर्व है ये, सिग्मॉइड कर्व। ये सिग्मॉइड कर्व आपको क्या दिखाता है, ये सिग्मॉइड कर्व आपको दिखाता है, ये सिग्मॉइड कर्व आपको दिखाता है कि ऑक्सीजन जो है, आप कितना भी ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा लो, ये एक अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके फिर आप बढ़ाते जाओगे प्रेशर, लेकिन वो बाइंडिंग जो है वापस से प्रॉपर नहीं हो पाएगी। मतलब प्रॉपर नहीं हो पाएगी क्योंकि जो भी हीमोग्लोबिन है उसके पास तो सिर्फ 4 ही ऑक्सीजन आ सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 100% ऑफ हीमोग्लोबिन को ले लिया, आप 100% हीमोग्लोबिन अगर यूज कर ले रहे हो तो उसके बाद तो ये यूज नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। फिर तो आप कितना भी ऑक्सीजन दे दो वो कैसे लेगा। ऐसे एग्जाम्पल समझो, एक कार है जिसमें सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हैं, आगे 2 पीछे तो और नहीं बैठ सकते, हो ही नहीं पाएगा। तो उसमें जबरदस्ती तो घुसा नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन का कार है जो कि सिर्फ 4 मैक्सिमम ऑक्सीजन ले सकता है। आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओगे वो 4 के बाद और एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो छोड़कर आएगा, ट्रांसपोर्ट करके आएगा, उसके बाद ही वो ले पाएगा। तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इस तरह से होता है। इसमें हम लोग सिर्फ रिलेशनशिप किसका देख रहे हैं, ऑक्सीजन का देख रहे हैं और हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन का देख रहे हैं। अगर इसमें क्वेश्चन आपके लिए आता है, इसको मैं प्रॉपर थोड़ा सा कर देती हूँ। इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, CO2 का लेवल बढ़ा देते हैं, CO2 का लेवल बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, H+ आयंस बढ़ जाएंगे, बिकॉज CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में H+ आयंस रिलीज होते हैं। याद है बाइकार्बोनेट बनता है तो H+ रिलीज होता है, HCO3- N+H+। तो H+ अगर बढ़ा देंगे तो ये किस तरफ शिफ्ट होगा, ये किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट या लेफ्ट, बताएंगे आप लोग। किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टू द राइट, राइट की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है तो ये किसके वजह से, तो हम लोगों ने क्या बढ़ाया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाया, हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया, हाइड्रोजन
आयंस बढ़ाया, तो मतलब ऑप्शन में तो आपका सब कुछ है कि नहीं? तो ऑप्शन करेक्ट विल बी ए, ऑल ऑफ दीज, सारे ऑप्शंस सही है। मतलब अगर हाइड्रोजन का आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, PCO2 बढ़ाएंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस तरफ? राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next, about 1000 ml of air is always known to be inside the human lungs. बोल रहे हैं जो 1000 ml of हमारा जो 1000 ml ऑफ लंग्स में वॉल्यूम है एयर का, वो हमेशा ही आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लो, वो हमेशा आपके ब्लड, आपके लंग्स में स्टोर रहता है। ये इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम और RV। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट अकर इन रेस्पॉन्स टू, क्लोराइड शिफ्ट कब होता है? तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, ये हमारा ब्लड है, ये हमारी RBC जिसमें बना है HCO3-। ये HCO3- जैसे ही यहाँ से निकलता है, ये HCO3- निकला, तो यहाँ पर अंदर RBC में क्या हो गया? उसमें चार्ज, माइनस चार्ज कम हो जाएंगे। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे ब्लड या प्लाज्मा से Cl जो है, Cl- अंदर की तरफ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। जब हमारे पास HCO3 बाहर आता है लंग्स में देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसी टाइम पर बहुत जल्दी से RBC के अंदर चार्ज में फ्लक्चुएशन आता है। ये फ्लक्चुएशन को कंपनसेट करने के लिए जो भी क्लोरीन या क्लोराइड आयंस है, उसको अंदर डाल दिया जाता है इनसाइड द RBC, और ये करते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग क्लोराइड शिफ्ट। तो किसके वजह से हो रहा है क्लोराइड शिफ्ट? क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है हमारे HCO3- की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन, हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर है। अगर हम लोग देखेंगे, सपोज दिस इज आवर ब्रेन, ये हमारा ब्रेन का टिश्यू, ओहो, दिस इज आवर ब्रेन। अब ब्रेन के पास आपको पता है यहाँ पर सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला और फिर ये जाएगा नीचे, ऐसा ही है। तो हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे 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 कर लो, खुश हो जाओ तुम लोग भी। ठीक है, अब तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है कि नहीं? दिखना चाहिए ना कि ब्रेन भी है। चलो, बहुत सारी फोल्डिंग है, इंटेलिजेंट ब्रेन है। क्लियर? चलो कोई नहीं। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो है ये है पॉन्स और ये है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, यहाँ पर पॉन्स में जो है वो क्या होता है, यहाँ पर एक न्यूमैटिक सेंटर है और यहाँ पर रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर ही क्या रेगुलेट करता है? हमारे लंग्स का, या सॉरी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसल्स जो भी वर्क कर रहे हैं, जैसे कि इंटरकोस्टल मसल रिब्स में जो है, डायफ्राम जो हमारे नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है लंग्स के नीचे, इनको कंट्रोल करते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, जिसके वजह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का रेट चलता है। ठीक है, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा ही कर रहा है। ठीक है, पॉन्स भी मेड्यूला को मैसेज देता है और हमारे हार्ट के आयोटिक चैम्बर्स और कैरोटिड आर्टरी भी, ये आयोटिक चैम्बर और कैरोटिड आर्टरी भी किसको मैसेज देता है? ये भी देता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा को। तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा जो है, इट इज द रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जो कि क्या कंट्रोल करेगा बच्चे? ये कंट्रोल करेगा रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा करता है। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट आते हैं डिसोसिएशन कर्व इन हीमोग्लोबिन इज, कैसा शेप का होता है डिसोसिएशन कर्व? वही ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो कैसा होगा, किस शेप का होगा? अभी जस्ट पढ़ाया मैंने, सिग्मॉइड शेप। ये कर्व का कैसा शेप है? दिस इज सिग्मॉइड शेप। ठीक है, तो ये सिग्मॉइड शेप का कर्व है। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, बुक लंग्स किसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? आपको याद रखना है, यहाँ पर कनेक्शन बनाया है आर्थ्रोपोडा से
आर्थ्रोपोडा से मतलब एनिमल किंगडम से एनिमल फिजियोलॉजी तक। तो आप याद करो हमारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं इंसेक्ट्स जो कि ट्रैकियल सिस्टम से रेस्पिरेशन करते हैं, और एरिकिड्स। एरिकिड्स जो है ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये इसमें आता है स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स। तो यहाँ पर बुक लंग्स जो है वो होते हैं स्कॉर्पियन, और अगर स्कॉर्पियन ऑप्शन में नहीं है तो स्पाइडर। ठीक है, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस जो है ये एरिकनिडा में आता है, और ये बुक लंग्स इनके पास होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। आगे बढ़े, नेक्स्ट, the maximum volume of air that can be released from lungs by forceful expiration after deepest inspiration is called, ये अभी जस्ट हमने बनाया। डीपेस्ट इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना है, करके जोर से, है ना। तो ये वाला जो है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस कैपेसिटी ये जो हमारी आ रही है और जा रही है इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज vital capacity, which is equals to क्या, TV plus IRV plus ERV। क्लियर, आगे बढ़े। On high mountains, difficulty in breathing is due to, high mountains में जाने के बाद difficulty in breathing क्यों होती है, क्यों सांस लेने में दिक्कत आता है, बताओ। high mountains का मतलब क्या है, एकदम हाई एल्टीट्यूड में, हाई माउंटेन्स मीन्स हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में आप जाओगे तो क्या होता है, हमारा सांस फूलने लगता है। आप खुद देखो ना, आप बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जाओ, सांस फूलने लगेगा, सांस कम आएगी। क्यों, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे उतना लेवल ऑफ ऑक्सीजन घट जाएगा। ठीक है, so the level or amount of oxygen, not pressure, the amount of oxygen decreases as we go in high altitudes। तो high altitudes में जाने से क्या होता है, decrease in the amount of oxygen, ऑक्सीजन के अमाउंट में घटाव हो जाता है, जिसके वजह से हमें ब्रेथलेसनेस हो जाता है, मतलब सांस में कमी आने लग जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next question, the amount of oxygen transported in the form of oxyhemoglobin। oxyhemoglobin क्या है बच्चे, तो ये देखो, ऑक्सीजन जो भी लंग से आया वो गया हमारे ब्लड में, ब्लड में कहाँ गया, आरबीसी में। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, तो आपको पता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। आरबीसी के अंदर क्या है, HB, हीमोग्लोबिन है। When the hemoglobin combines with oxygen, it forms HbO2। This HbO2 क्या है, ये HbO2 को ही हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। कितने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसे 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ HbO2। क्लियर है, और बाकी का 3% जो बचा वो कहाँ है, वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्टली मैच। इसमें से करेक्टली मैच को चूज करना है, कौन सही से मैच किया हुआ है। देखो बच्चे, टाइडल वॉल्यूम बिल्कुल सही बात है, 6000 से 8000 ml पर मिनट। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना हम सांस लेकर, जोर से सांस लेंगे तो कितना जाएगा, 2500 to 3000। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व, दिस इज रिजर्व, ओके, इसका स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिया है, बट दिस इज रिजर्व। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज ऑल्सो 1000 to 1100 ml। तो यहाँ पर सारे आंसर्स क्या है हमारे लिए, करेक्ट है। सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के, किस पैटर्न के क्वेश्चंस एनिमल फिजियोलॉजी से आते हैं, और जो भी हम लोगों ने क्लास में पढ़ाई की है बच्चे, वही वाले सारे क्वेश्चंस रहेंगे। इसको मैंने स्टार मार्क करवाया है, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से वो पढ़ाई करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ऐसे ही वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहे, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।